सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे कि यानी कि पूरी की पूरी इस क्लास में ही हम फिजिक्स का जो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपका कोई एग्जाम है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है। अब बोर्ड एग्जाम का मतलब ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम। बोर्ड एग्जाम तो नहीं कह सकते, 9th में बोर्ड एग्जाम नहीं होता, एनुअल एग्जाम। और अगर आपका कोई हाफ ईयरली एग्जाम है या टेस्ट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे वीडियो में, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स आप सभी को मालूम है कि फोर्स क्या होता है भाई, ये सभी को मालूम है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स के बाद इनर्शिया। इनर्शिया आपके लिए थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनर्शिया आपके लिए नया टर्म हो जाता है क्लास 9th में। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इन तीनों के तीनों लॉस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इन 4 चीजों के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा लेक्चर होगा। जरूरी नहीं है कि ये 4 चीजें रहेंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें और भी इंक्लूड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये बालक है जो इस छोटे से बालक को ऐसे पीछे से धक्का मार रहा है और ये हंसी से मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर इसको मूवमेंट लाना, इस गाड़ी को मूवमेंट में लाना है तो इसको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स क्या होता है, पुल और पुश। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धक्का देना। अगर हम पुल या पुश करते हैं, जैसे हम दरवाजा है, पुल करके क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं और पुश करके बंद करते हैं। समटाइम्स उल्टा भी हो सकता है, दरवाजे की कंडीशन और दरवाजे का स्टाइल से भी आपको हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। बट पुश एंड पुल, दिस इज द फोर्स। जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ओके, फोर्स is the cause which can produce acceleration in the body on which it act। इस लाइन का मतलब है कि फोर्स क्या करता है। तो फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा होता है उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या करता है फोर्स, क्या करता है, बॉडी को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है भाई। उसके बाद करें कि फोर्स की यूनिट क्या है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन। न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया तो न्यूटन के नाम से ही जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन दी गई और न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एसआई और अगर एमकेएस यूनिट की बात किया जाए तो एमकेएस यूनिट होती है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई एमकेएस यूनिट, ये हुई एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में जो होता है वो होता है आपका डायन। ठीक है, डायन आता कैसे है, तो डायन ऐसे आता है, किलोग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड तो सेकंड भी होता है। तो अगर ये चीजें दिखी हुई है तो इसका मतलब है डाइन, और अगर ये कंटेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है न्यूटन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई कि न्यूटन क्या है और डाइन क्या है। उसके बाद करें सीजीएस यूनिट डायन है और एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है और सीजीएस क्या है, डाइन। उसके बाद बात करें फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपके पास मास है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, F डिवाइड बाई m। सो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, F डिवाइड बाई m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जिसपे F फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर बात करें कि ये फोर्स है, फोर्स कितना होता है भाई, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1
अगर मास को क्या लिखें, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को क्या लिखें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो 1 केजी मास पे अप्लाई हो रहा हो और इस बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे। ठीक है, तो आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फोर्स क्या होता है, पुल एंड पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि उसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेशन लाता है। अब ये एक्सेलरेशन का नेचर क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। इसके बाद बात करें हम कि फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। तो फोर्स क्या करता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कर सकता है। यानी कोई भी कार है, रेस्ट में है, आपने स्टार्ट किया, इंजन से फोर्स लगाया और वो मूव करने लगी। या कोई भी कार ऐसे खड़ी हुई है, किसी ने पीछे से धक्का मारा तो वो क्या करने लगती है, चलने लगती है। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मूव कर सकता है फोर्स। दूसरी अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, या उसकी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकता है और अप भी कर सकता है। यानी कि स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कि किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को क्या कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके डायरेक्शन को भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे समझो आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, चेंज होती रहती है। स्पीड भी चेंज होती है फुटबॉल की। जैसे इसको क्या करते हैं, किक करते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है जी। और फोर्स क्या करता है, तो फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मोशन में आ जाएगा। दूसरी इसकी की अपोजिट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, मोशन में है, अगर आपने फोर्स लगाया तो आप उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है जी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके हम डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फोर्स और क्या कर सकता है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज ला सकता है। शेप भी बदल जाएगी और साइज भी बदल जाएगी। तो ये होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। पहला होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के लगे उसे बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे जस्ट सपोज कि मेरे पास क्या है भाई, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैंने अगर ऐसे नीचे रखा तो ये नीचे गया ना, विदाउट कॉन्टैक्ट गया ना, ये इधर ये नीचे जा रहा है ना, नीचे इसको कोई पकड़ के थोड़ी ले जा रहा है, तो बिना कॉन्टैक्ट के जा रहा है। ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ओके, तो जिस फोर्स में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ये सारे के सारे फोर्स कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे दो मैग्नेट है, दूर दूर है, वो एक दूसरे क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम उनको पास में नहीं ले जाते फिर भी वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। इसका मतलब इनमें जो फोर्स लग रहा था वो कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट। दूसरा हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, या कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो गया। ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कांटेक्ट नेसेसरी है। ठीक है जी। फ्रिक्शन विदाउट कांटेक्ट नहीं लगेगा, कांटेक्ट सरफेस तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मस्कुलर फोर्स है, जैसे आपको कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह ले जानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स
लगाना पड़ेगा। जैसे कार है, कोई खड़ी कार है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो उसको धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फोर्सेस क्या है, मस्कुलर फोर्सेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एक और कैटेगरी है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, मान लो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका मास है 50 kg। इस पे इस डायरेक्शन से हमने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन से लगा दिया हमने 5 न्यूटन का फोर्स। अगर ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो ना तो ये बॉडी इधर मूव करेगी ना तो ये बॉडी इधर मूव करेगी, यानी कि इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो नेट फोर्स है वो क्या है भाई, जीरो। नेट फोर्स कितना है, जीरो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 5 प्लस -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो नेट फोर्स आ गया इस बॉडी पे वो कितना आ जाएगा, 0। तो जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहे हो तो बॉडी को बोलते हैं कि इसमें जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्स हैं, बैलेंस फोर्स है। और बैलेंस फोर्स लगने पे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आता। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उसे बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सवार 40 kg का है और इस डायरेक्शन से आपने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, बट इस डायरेक्शन से आपने लगाया 4 न्यूटन का। तो यहां से देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, इस डायरेक्शन में कम है, तो इसका मूवमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में ये बॉडी क्या करने लगेगी, एक्सेलरेट करेगी। यानी इस पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बट एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेट फोर्स ही अगर जीरो हो गया तो उसमें नेट एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं। अगर कोई भी बॉडी में नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा। ठीक है जी। और इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसमें अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करना हुआ तो नेट फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में आपने अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहां पे आ जाएगा 5 प्लस -4, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 न्यूटन। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन। और जिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना, इसमें ज्यादा फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अगर जीरो है तो उसे बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उससे हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is zero, then the forces are balance forces. If the resultant force acting on a body is not equal to zero, then the forces is called unbalanced force. So I hope इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। अब इनर्शिया तो आपने महसूस किया होगा, जैसे आप समझो कि बस में बैठे हो, आप मोबाइल पे लगे हुए हो या कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, अचानक से ब्रेकर आ गया। अचानक से ब्रेकर आया, ड्राइवर भी बहुत ध्यान से नहीं देख रहा था और उसको भी ब्रेकर बहुत पास में आके दिखा, तो वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप आगे की तरफ गिर रहे हो। और यही बेसिकली क्या होता है, इनर्शिया। तो इनर्शिया होता क्या है, सो इनर्शिया किसी भी प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसमें होने वाले चेंजेस को वो क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि देयर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बाय इटसेल्फ। यानी कि आप सभी को मालूम है कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से कोई चेंज नहीं लाता। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज लाना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। और यही क्या होता है, इनर्शिया होता है। उस फोर्स को क्या करेगा, कुछ देर तक वो अपोज करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, अपोज करेगा। वो चेंज नहीं चाहता। क्या चाहता है, चेंज नहीं चाहता, बट चेंज तो आएगा। ठीक है जी।
जाहिर सी बात है हैवियर ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है और लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। तो इनर्शिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मास इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। यानी कि अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और अगर मास कम तो भाई इनर्शिया कम। ठीक है जी। तो जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया के कुछ टाइप्स होते हैं। इनर्शिया तीन तरीके का होता है। एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन तीनों चीजों को मैं आपको एक ही एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आप समझ लो एक बस में आप बैठ के आराम से जा रहे हो। ठीक है जी, बस में बैठ के आप जा रहे हो, सर आराम से हम स्कूल बस में बैठ के जा रहे हैं। अब कोई बच्चा है, उसको जब अगर कोई बच्चा है, बच्चा बैठेगा आके बस में, भाई उसका स्टॉपेज है तो वहां से आके बैठेगा और वहीं पे आके उतरेगा। ये नॉर्मल सी बात है, सभी को मालूम है। तो जब बच्चा आके बैठेगा तो क्या करेगा ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब उस पर ब्रेक लगा के उसको रोकेंगे। तो जब ब्रेक लगा के रोकते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे सामने की तरफ एक फोर्स फील कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ब्रेक लगा के उन्होंने रोका और बस रुक गई, तो यहां पे हमने क्या फील किया, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो बच्चा आके बस में बैठ गया, अब बस अगेन फिर से चलेगी, आगे की तरफ चलेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पीछे की तरफ एक फोर्स फील कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जैसे अगर रोड ऐसी है तो ऐसे टर्न लेगी जब ये बस, तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स एक फील होगा, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप जब कल बस में बैठ के जाना तो इन तीन चीजों को महसूस करना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप ये बेहतरीन नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एक ऐप होता है, टेलीग्राम में आप जब सर्च करेंगे जय मिश्रा फिजिक्स तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और उसी पे ये सारी की सारे नोट्स मैं अपडेट करता हूं। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में तो उसका नेचर ऐसा है कि वो मोशन में ही रहे, यूनिफॉर्म मोशन में। कब तक ये रेस्ट और मोशन में रहेगी, जब तक कि आप इस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। सो अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई भी बॉडी अपना जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन खुद चेंज नहीं कर सकती। इफ द बॉडी is at rest, it remain at rest. If it is in uniform motion, it continue to be in uniform motion unless some external force is applied on it. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी बॉडी है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि आप उस पर कोई भी फोर्स ना लगाओ। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। और इनर्शिया यही होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उसमें फोर्स नहीं लगेगा। यानी कोई बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं करती। अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी के जो मोशन है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसकी इंटेंसिटी को बताता है। सो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मास आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। तो यहां से जो मोमेंटम होता है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। तो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, दिस इज द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है, जैसे मास है, मास की एसआई यूनिट क्या है, केजी, और जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट हो जाती है वो हो जाती है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इसके बाद इसको न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। न्यूटन सेकंड क्यों लिखते हैं, अगर मैं सेकंड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है न्यूटन। तो इसको न्यूटन सेकंड भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है भाई, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपकी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हम, तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो कितना हो जाएगा, केजी को अगर कन्वर्ट करो तो हम केजी को क्या लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट। मैं इधर लिख देता हूं सीजीएस यूनिट। अगर आप चाहो तो न्यूटन को कन्वर्ट करोगे, न्यूटन को जैसे ही हम केजी को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम, और मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ही रहेगा। तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहां पे आपको ऐसा यूनिट लिखी दी है मैंने, इसमें टेंशन आपको लेनी नहीं है। इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है। एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल को ट्राई करके देखते हैं हम क्या इसका आंसर आता है। एक बॉडी है जिसका मास है 2.5 केजी, बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल है, मास है 2.5 केजी। मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी इसकी खुद की कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। हम आपको निकालना है कि इसका मोमेंटम कितना होगा, यानी कि मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P कितना आएगा। तो अगर बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका कितना है 2.5, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, तो ये 25 दूनी क्या हो गया 50, तो ये कितना आ गया आपका 50 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, इसका मोमेंटम आ गया। सो आई होप कि आपको ये साधारण सा प्रश्न समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है। तो न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। ये है इनका लॉ। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, डेल P बाई डेल T। अब ये डेल T क्या है, डेल P क्या है, तो डेल P क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। भाई mu क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और mv क्या है, फाइनल मोमेंटम। mu क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और mv क्या है, फाइनल मोमेंटम। ठीक है भाई, डिवाइड बाई, जब आपने टाइम 0 लिया तो उसकी वेलोसिटी u थी, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, तो t माइनस 0। इसको हम लिख ही सकते हैं। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, m को अगर मैं कॉमन लूं तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो अगर मैं बोलूं v माइनस यू बाई टी क्या है, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है एक्सेलरेशन। सो ये तो आ गया एक्सेलरेशन, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी को बैलेंस करना है तो कांस्टेंट ऐड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा KMA। अगर आप समझो कि K की वैल्यू 1 हो जाए तो जो F है वो क्या हो जाएगा, M इंटू ए। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इंटू ए।
ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर फोर्स को मैं 1 न्यूटन लिखूं, फोर्स को क्या लिखूं 1 न्यूटन, मास को अगर लिखूं मैं 1 केजी और एक्सेलरेशन को लिखूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन आ गया भाई। यहां से क्या आ गया 1 न्यूटन का डेफिनेशन। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास 1 केजी है, उस पे अगर आप फोर्स लगा के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दो तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 1 न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। यानी कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन उसके बराबर होगा कि जिस बॉडी पे आप लगाओ और उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस बॉडी का मास कितना हो 1 केजी। सो आई होप कि आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ गया है। इसका प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक साधारण सा प्रश्न है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मास 2.4 केजी। तो आपको फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा। अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास खुद का कितना है 2.4 केजी और उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 5, सॉरी मास तो 2.4 है ना, मास कितना है 2.4, मास आपका हो गया भाई 2.4, ये मास हो गया। एक्सेलरेशन कितना है 5, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20 0, और ये 5 दूनी 10 और 10 2 12, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये 12 न्यूटन क्या आ गया, इस पे फोर्स आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे मतलब न्यूमेरिकल से ऐसे डर जाते हैं कि इस क्वेश्चन में भी सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे ये क्वेश्चन कैसा है। तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंपल्स क्या होता है। जब कोई भी फोर्स बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम इंपल्स। जैसे मान लो बॉल आई, ऐसे बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने बैट घुमाया, तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत ही कम है और उस कांटेक्ट टाइम में जो फोर्स लग रहा है बहुत ही ज्यादा है, इसी को बोलते हैं हम इंपल्स। इंपल्स जैसे आप देखो ये हो गया फोर्स और ये हो गया टाइम, तो कुछ ऐसा, यानी कि बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम इंपल्स। इफ अ फोर्स F is applied on a body of mass m for a time interval dt, dt का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम। If the change in velocity is dv, अगर अब देखो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो उसमें वेलोसिटी आएगी, अगर उसमें वेलोसिटी क्या है dv, तो इंपल्स क्या होता है f इंटू dt, यानी फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, और यही क्या होता है इंपल्स। इंपल्स बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। जब आप इंपल्स लगाया तो इंपल्स क्या करेगा, मोमेंटम को ही चेंज करेगा। तो चेंज कितना मोमेंटम में चेंज हुआ उसे क्या बोलते हैं इंपल्स। और चेंज इन मोमेंटम में अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाता है फोर्स। देखो चेंज इन मोमेंटम अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये फोर्स। तो ये फोर्स हो गया ना, इधर भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टाइम अब फोर्स के साथ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल अ प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स।
क्रिकेट बॉल्स कमिंग टुवर्ड द फील्डर हैज अ लार्ज मोमेंटम। अब जब भी कोई भी बॉल आती है तो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम के साथ आती है, तो इससे क्या करता है, अगर फोर्स को कम करना है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉलर क्या करता है, बॉल को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेता है, जैसे कैच लेते हैं ना, ढचक ढचक, तो ऐसे टाइप से हम कैच पकड़ते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि कोई भी बॉडी है जिसका मास कितना है 20 ग्राम, तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 ग्राम। ठीक है जी, किस वेलोसिटी से चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। एक फोर्स लगाया, जो फोर्स कितने टाइम तक लग रहा था 0.5 सेकंड के लिए, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकंड तक ये फोर्स आपका लगा। इस फोर्स लगाने से जो इसकी वेलोसिटी थी वो 100 की जगह कितनी हो गई 150 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपको ये सारी की सारी चीजें बतानी है भाई। तो आपको देखो यहां पे मास कितना है इस बॉडी का 20 ग्राम, यानी कि 20 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम में, क्योंकि हमें तो ऐसा यूनिट में सारी चीजें रखनी है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 1000 मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहां से आपका जो आ गया आंसर वो कितना आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास कितना है 20 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी 150, तो ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और नीचे 10 है, यानी कि 30/10, यानी कितना आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम और ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम। अब आपसे पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ भाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो, यानी कि डेल पी बाई टी, ये आपको बताना है। तो मोमेंटम कितना है 3, मतलब 2 से 3 हुआ है तो फाइनल 3 है और इनिशियल 2 है। डिवाइड बाई क्या करना है भाई, टाइम कितना है 0.5, यानी ये मोमेंटम जो चेंज हुआ कितने टाइम पे हुआ 0.5 में। तो ये 3 में अगर 2 माइनस किया तो ये 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 0.5, यानी कि 0.5 क्या होता है 1/2, तो ये कितना आ गया भाई 2 आ गया। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। यही एक्सेलरेशन है भाई, बॉल का एक्सेलरेशन ही तो पूछा है। अब बॉल का एक्सेलरेशन की बात की जाए तो फाइनल वेलोसिटी तो 150 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, डिवाइड बाई 0.5। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ गया 50/0.5 और 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स बेसिकली क्या होता है, देखो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बेसिकली क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 डिवाइड बाई 1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना आया 100, 1 2 3 1 2 3, तो यहां से कितना आ गया 2 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। और आपको मालूम भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स ही होता है, तो यहां से भी आपका फोर्स कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा ये देखता है बाप इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, ये तो हमसे ना होगा। बेटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, बट यही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टीचर की कही हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझना पड़ेगा।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, ये भी ट्राई करें भाई, ये भी क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। मैं थोड़ी सी से बता दूं क्या, फिर बता देता हूं। मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ब्रेक लगाया 5 सेकंड में रुक गई, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। फाइनली v क्या हो गया 0, रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक ऑन अ मोटरसाइकिल इफ मास along with the rider is 250 kg, यानी कि मास अगर आपका 250 है तो बताना है कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ। तो फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपको डायरेक्ट गिवन है, एक्सेलरेशन आपको निकल ही आ जाएगा, v है, t है, u है, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहां से जो फोर्स आएगा नेगेटिव फोर्स आएगा, ये आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जीवन का नियम है कि जैसे आप जिसके साथ करोगे वैसा ही वो आपके साथ करेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। अगर अपने घर वालों का सम्मान करोगे तो आपकी बातें सुनेंगे, घर वालों को सम्मान नहीं करोगे तो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। तो ये तो हो गई फालतू की कहानी, फालतू की नहीं, इंपॉर्टेंट कहानी। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने कुछ और बोला, सामने कुछ और दिख रहा है, तो ये तो इसका बेसिक है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है वो आपका क्वालिटेटिव आइडिया देता है, और जो सेकंड लॉ होता है वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताता है, यानी कि क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स बताता है, और ये क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स है फर्स्ट लॉ है। वो ये बताता है कि फोर्स, भाई फोर्स का डिफाइन क्या है, डेफिनेशन क्या है। सेकंड लॉ ये बताएगा कि भाई फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। और थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी बॉडी ए है, ए बी पे जितना फोर्स लगाता है बी भी उतना ही फोर्स ए पे लगाता है, यही तो बोल रहा है। इफ अ बॉडी ए exert a force on a body B, the body B will also exert an equal and opposite force on body A, ठीक है। अगर आप जोर का चाटा दीवार पे लगाओ तो दीवार भी आपका जोर का चाटा हाथ में लगाएगी, ठीक है जी, ठीक है। तो ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है इसे बोलते हैं हम एक्शन, और बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स का कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर आपने क्रिया किया है तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी एज इक्वल और अपोजिट, ठीक है। और जो ये फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं, अकेले नहीं आते। अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी साथ में होगा, ठीक है। और एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगते। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। By hitting a table with palm, we apply a force. The table will also exert a force on a palm on hitting it. जैसे मैंने हाथ ऐसे टेबल में मार दिया तो हमने टेबल पे लगाया ये एक्शन, टेबल मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे वो रिएक्शन। अगर मैं धीरे से मारूंगा तो धीरे से मुझे फोर्स महसूस होगा, अगर मैं जोर से मारूंगा तो मुझे जोर से फोर्स महसूस होगा। ये एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। देखो ये लड़की है जो बंदूक चला रही थी और फाइनली खुद ही गिर गई। क्या रीजन है इसके पीछे का, भाई बंदूक चला रही, इसने कोई भी सपोर्ट नहीं लिया, कंधे पे ढंग से रखा नहीं और इसको कोई आइडिया था नहीं। तो यहाँ पे देखो जो बुलेट है वो निकलेगी अगर तो उतना ही रिएक्शन पीछे की तरफ लगेगा,
तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ आपके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप पीछे गिर जाओगे। सो रिकॉइल ऑफ गन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। उसके बाद है वॉकिंग, एप्लीकेशन इन वॉकिंग, अगर रास्ते पे आप चल रहे हो वो भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। इसके बाद है रोइंग अ बोट इन अ रिवर, अगर रिवर मतलब नदी में आप बोट चला रहे हो तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन है किसका, थर्ड लॉ का। एंड लॉन्चिंग रॉकेट, अगर रॉकेट लॉन्च हो रहा है, अगर रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ, जिसे बोलते हैं हम रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये भी ये हो गया। देखो एग्जाम्पल आपको मजे आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट। अगर कोई भी सिस्टम है, ये मान लो अगर सिस्टम है, इस पे जो नेट फोर्स है वो अगर जीरो है, तो इसका जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल बटन दबा लें। और साथ में ही अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है, पीडीएफ अगर आपको इस वीडियो की चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जय मिश्रा फिजिक्स नाम से आपको क्या कर लेना है, सर्च करना है। यहाँ पे आपको इसका कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, या कि आप डिस्क्रिप्शन पे ओपन करेंगे तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।